Hello everyone, how are you all? I do hope that you all are doing very well। मैं एक बार फिर आपके अपने चैनल जिसका नेम है द मास्टर नेहरा सर में एक और इंडियन इकोनॉमी की क्लास लेकर के हाजिर हुआ हूँ। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करता हूँ और विदाउट एनी डिले आई थिंक वी शुड स्टार्ट द क्लास। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि वो मेरे लिए एक तरह का मोटिवेशन रहेगा। फर्स्ट वीडियो हम कर चुके हैं, आई थिंक वो क्लास आपने अच्छे से वॉच कर ली है, उसके नोट्स बना लिए हैं। एंड बिलीव मी, जिस तरीके से और जितनी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इन क्लासेस में करवाऊंगा उससे बाहर किसी भी लेवल के एग्जामिनेशन में कुछ भी नहीं जाने वाला है। आप निसंकोच होकर के मेरे साथ बने रहिएगा। आज हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे, यानी कि कोई भी जो अर्थव्यवस्था होती है उसकी केंद्रीय समस्याएं क्या होती है जो उसके केंद्र में रहती है। सबसे पहली जो मैंने ऑलरेडी राइट किया हुआ है, रिटन है, देखिए, व्हाट टू प्रोड्यूस, कि मुझे किस कमोडिटी को, किस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना चाहिए, उसका उत्पादन करना चाहिए, यानी मार्केट में जो डिमांड है वो किस प्रोडक्ट की है, मुझे इस बारे में डिसाइड करना है। यानी मैं चॉइस करूँगा, यहाँ पर क्या करूँगा, चॉइस करूँगा, चॉइस ऑफ ए प्रोडक्ट, चॉइस ऑफ ए प्रोडक्ट। जब मैंने चॉइस कर लिया कि मुझे मान लीजिए मार्कर बनाना है, तो उसके बाद सबसे जो बेसिक क्वेश्चन ये आएगा कि मुझे मार्कर बनाना कैसे है। अब हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर टू टेक्निक्स हम यूज करते हैं, दो तकनीकें हैं, दो तरीके हैं। एक तो लेबर इंटेंसिव होता है जिसमें बहुत ज़्यादा मजदूरी हम लगाते हैं, वो पुअर कंट्रीज़ में होता है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा पैसा नहीं होता, ज़्यादा तकनीक नहीं होती, ज़्यादा पैसा नहीं होगा, ज़्यादा तकनीक नहीं होगी, इसलिए वहाँ पर लोग ज़्यादा होंगे और उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। कैपिटल इंटेंसिव, इसमें पूंजी की अधिकता होती है। इंटेंसिव का मीनिंग अधिकता होती है, और पूंजी की अधिकता होगी तो वो टेक्नोलॉजी में एडवांस रहेंगे, ऐसा रिच कंट्रीज़ में होता है। तो इन टू टेक्निक से हम कोई भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन जो आता है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि मैं जो उत्पादन है वो किसके लिए करूं। अब मुझे कंज्यूमर कैटेगरी को चॉइस करके चलना पड़ेगा, यानी कि किसी भी देश के अंदर अलग अलग जो आप कह सकते हो स्ट्रेटा होते हैं, सोसाइटी के स्तर होते हैं, किस स्तर के, यानी कि मैं जो रिच कंज्यूमर है उनको टारगेट बनाऊं, या जो मिडिल क्लास कंज्यूमर्स हैं उनको टारगेट बनाऊं, या मैं बिल्कुल जो पुअर कंज्यूमर्स हैं, बेसिक इनकम वाले कंज्यूमर्स हैं, उनको टारगेट बनाऊं। इस बारे में मुझे डिसाइड करना पड़ेगा। ये थ्री जो मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई हैं, ये बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा टू हमारे ओल्ड एडिशनल प्रॉब्लम्स भी बच जाती हैं। एडिशनल प्रॉब्लम्स में क्या होता है, जैसे मान लीजिए अब सब हमने एक फैक्ट्री लगा लिया, कोई भी प्रोडक्शन हमने स्टार्ट किया, तो हमारे जो रिसोर्सेज आएंगे उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी हमें सुनिश्चित करना है। ऑप्टिमम का होता है सर्वोत्तम या सबसे ज़्यादा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी संसाधनों का बेहतरीन तरीके से हमें कैसे उपयोग करना है, इस बारे में भी हमें सोचना होगा। ये एडिशनल प्रॉब्लम में काउंट होता है। उसके बाद में जैसे अगर हम बात करें तो संसाधनों का विकास भी मुझे कैसे करना है, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी संसाधनों का विकास मैं कैसे करूंगा, इस बारे में भी मेरे सामने क्वेश्चन आता है। और ये होते हैं एडिशनल प्रॉब्लम्स। किस प्रॉब्लम में काउंट होती है, एडिशनल प्रॉब्लम्स में, अतिरिक्त समस्याओं में, एडिशनल प्रॉब्लम्स। तो आप याद रखिएगा, हमारी सेंट्रल जो प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमी की वो थ्री हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। इसके अलावा टू एडिशनल
प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई है वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है कि संसाधनों का अति उत्तम अधिकतम उपयोग मैं कैसे करूंगा, सर्वश्रेष्ठ उपयोग कैसे करूंगा, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, और मैं संसाधनों का विकास कैसे करूंगा कि वो संसाधन एग्जॉस्ट ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए। तो ये सेंट्रल जो प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमी की, आई थिंक ये सब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम बात करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर ने मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। डोंट वरी, हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं एक यूनिक तरीके से, और ऐसे तरीके से मैं आपको करवा रहा हूं कि आप वो चीज़ें कभी भी एक बार वीडियो को सीरियसली वॉच करने के बाद में भूलने वाले नहीं हैं, और ये जीवन भर आपके साथ चलने वाली इन्फॉर्मेशन रहेगी। किसी भी एग्ज़ाम में आप बिल्कुल मैक्सिमम स्कोर करें, ऑप्टिमम इन वीडियोस का यूटिलाइजेशन करें, वो मुझे सुनिश्चित करना है। अब टाइप्स ऑफ एन इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। टाइप्स यानी एक इकोनॉमी कितने प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ एन इकोनॉमी, जैसे आपको पता होगा हमारा जो पूरा विश्व है या पूरी जो दुनिया है वो दो धड़ों में बंटी है। एक तो कहते हैं पूंजीवाद और एक को कहते हैं समाजवाद। तो वही हमारी अर्थव्यवस्था को निर्धारित करते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कौन सी होगी या समाजवादी अर्थव्यवस्था कौन सी होगी। अब हम थोड़ा सा डिटेल में इनके बारे में पढ़ लेते हैं, जिसको बोलते हैं कैपिटलिज्म। क्या बोलते हैं? कैपिटलिज्म यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कैपिटलिज्म के अंदर हम पूंजीवाद को स्टडी करेंगे। कैपिटलिज्म या फ्री या फिर मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी, कैपिटलिज्म ए। नाउ लुक एट दिस। इसका मीनिंग होता है पूंजीवादी, फ्री, मुक्त या बाजारी अर्थव्यवस्था। इससे क्या समझ में आया कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था, मार्केट से आप समझ लीजिए, जो बाजार के हवाले कर दी गई है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो गवर्नमेंट के किसी भी इंस्ट्रक्शन से, उसके आप कह लीजिए रिस्ट्रिक्शन से मुक्त है, आज़ाद है, यानी कि गवर्नमेंट उस पर पाबंदियाँ नहीं लगा रही है। और पूंजीपति जो उद्योगपति है उनका मार्केट पे कब्जा है, वो प्रोडक्शन कर रहे हैं। इस अर्थव्यवस्था में माना जा रहा है कि अगर देश का एक अमीर नागरिक प्रोडक्शन करेगा, वो फैक्ट्रीज़ लगाएगा, इंडस्ट्रीज़ लगाएगा, तो उससे देश की जो गरीबी है वो अपने आप हट जाएगी और इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलन, समानता की स्थापना होगी। अब ये किन देशों में मिलती है? अब आपने नेटो का नाम सुना होगा। नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेटो जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, और इसकी जो स्थापना है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुई थी। यानी आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इसकी स्थापना अपना कंट्री जब इंडिपेंडेंट हुआ था उसके 2 साल बाद हुई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और अपना देश जब इंडिपेंडेंट हुआ था तो उसके भी 2 साल बाद हुई थी। तो 1949 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई। तो मैं इसकी फुल फॉर्म लिख रहा हूँ, आप लिख लीजिए। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। वैसे आजकल कंपटीशन का लेवल इतना बढ़ गया है कि इस तरह की फुल फॉर्म तो नहीं पूछी जाएगी, बट आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सब क्लियर होना चाहिए। अब मैं बता देता हूँ नेटो में उस समय कितने मेंबर्स थे। मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ, 12 मेंबर्स थे। 1949 के अंदर इसमें कितने मेंबर्स थे? 12 मेंबर्स थे। ओके, लेकिन अगर हम आज के सिनारियों में बात करें तो इसके अंदर कितनी मेंबर्स हैं?
30 मेंबर कंट्रीज़ हैं, 30 मेंबर्स हैं। और आपके जनरल नॉलेज को अपडेट करने के लिए मैं बता देता हूँ 2020 तक इसके अंदर, जब तक नॉर्थ मैकेडोनिया नामक जो देश है वो इसका मेंबर नहीं बन गया था, 29 मेंबर्स थे। तो सबसे इसका आप कह लीजिए लेटेस्ट मेंबर कौन सा है, नॉर्थ मैकेडोनिया। आप ये राइट कर लीजिएगा, सबसे नया जुड़ने वाला जो मेंबर है वो है नॉर्थ मैकेडोनिया। ओके, नाटो सदस्य देशों के अंदर शामिल होने वाला सबसे नवीनतम मेंबर है। अब इसकी जो एडवोकेसी, यानी कि इसको सामने रखने का काम किसका था, एडवोकेटेड बाय, यानी किसी की वकालत किसने की थी, एडवोकेटेड बाय। अब जो एडवोकेटेड है वही आगे भी हम इसको कैरी ऑन करेंगे। इसकी वकालत की थी एडम स्मिथ ने, एडम स्मिथ। कैपिटलिस्ट या कैपिटलिज्म इकोनॉमी की, मार्केट इकोनॉमी की वकालत उसको आगे रखने का काम किसने किया था, एडम स्मिथ ने किया था। अब कई बार एक पूछ लिया जाता है कि लाइसेंस फेयर, ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप इसको अच्छे से अंडरस्टूड कर लीजिएगा। ये है लाइसेंस फेयर, लाइसेंस फेयर पॉलिसी, यानी लाइसेंस फेयर को आप समझ लीजिए फ्री है, फ्री इकोनॉमी, ऐसी अर्थव्यवस्था जो नियंत्रण, सरकारी नियंत्रण से परे हो, उसको लाइसेंस फेयर पॉलिसी बोला जाता है। अब इसको हम, इसकी करैक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं, इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बाद में करेंगे, लेकिन करैक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट का तो इंस्ट्रक्शन नहीं होता, सिर्फ पूंजीपतियों का इस पर आधिपत्य होता है, तो प्राइवेट सेक्टर ओनरशिप होता है, प्राइवेट सेक्टर ओनरशिप होता है। यानी इसमें जो प्राइवेट जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उद्योगपति हैं, वो अपना पैसा लगाएंगे। अगर वो पैसा लगाएगा तो मैक्सिमम प्रॉफिट भी तो चाहेगा, उसको क्या चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट। जैसे आप और मैं हैं, अगर कोई फैक्ट्री लगाते हैं तो हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट की हम डिमांड करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मैक्सिमम प्रॉफिट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर क्या करता है कि कस्टमर के सेटिस्फैक्शन का ध्यान में रखता है। प्रायोरिटी किसको देता है, कस्टमर, कस्टमर्स सेटिस्फैक्शन, यानी कि एक उपयोगकर्ता, ग्राहक की जो सेटिस्फैक्शन है उसको प्रायोरिटी दी जाती है, प्रायोरिटी दी जाती है। तो इस बात के बारे में आप बिल्कुल क्लियर रहिएगा। और जब प्राइवेट सेक्टर ओनरशिप होती है, मैक्सिमम प्रॉफिट की बात होती है, तो वहाँ कंपटीशन कैसा होगा, जिसको बोलते हैं ना गला काट कंपटीशन, वो कंपटीशन होगा, मतलब हाई कंपटीशन होगा, हाई कंपटीशन हमें मार्केट में देखने को मिलेगा। और जब हाई कंपटीशन होगा तो क्वालिटी में इजाफा होगा, यानी कि क्वालिटी का इम्प्रूवमेंट होगा। अगर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की बात आए तब ये इकॉनमी हम काउंट करेंगे, और कस्टमर की सेटिस्फैक्शन भी उसमें प्रायोरिटी पर रखी जाती है। अब प्राइस कैसे डिसाइड होगा, डिमांड एंड सप्लाई पर, यानी मार्केट पे छोड़ दिया जाता है। प्राइस मैकेनिज्म जो होता है वो मार्केट के द्वारा डिसाइड होता है, यानी प्राइस इज डिसाइडेड बाय द मार्केट, द प्राइस इज डिसाइडेड बाय द मार्केट। और मार्केट में क्या होगा, डिमांड एंड सप्लाई, दो ही चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो डिमांड और सप्लाई जो है वो रिजल्ट करेंगे किसमें,
प्राइस में। और इसमें प्रॉब्लम्स क्या आती है, यानी उद्योगपति होंगे वो तो अमीर बन जाएंगे और जो गरीब है वो गरीब रह जाएगा, क्योंकि सरकार तो उसमें कोई इंटरफेरेंस कर नहीं रही है और कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से अपनी इनकम को लोगों में नहीं बांटेगा। प्रॉब्लम्स ऑफ इनइक्वालिटी, समस्याएं हमारे सामने आती है इनइक्वालिटी के तौर पर। इनइक्वालिटी यानी कि असमानता की समस्याएं हमारे सामने उभर कर के आती है। तो आई थिंक ये करैक्टरिस्टिक्स है, यानी कि इसकी विशेषताएं हैं। आप ये लिख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किसी भी लेवल के एग्जामिनेशन में। यूपीएससी नहीं, आजकल लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आपको इन बारीक चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, माइन्यूट नॉलेज होनी चाहिए। अब अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, जस्ट फॉर योर काइंड अंडरस्टैंडिंग, अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो मैं यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके सामने रख रहा हूँ। ज़रा देखिए, ये कल हमने किया था, ये वाई एक्सिस होता है, ये आगे चलता जाता है, और ये एक्स एक्सिस होता है, ये ओरिजिन पॉइंट होता है। ओके, तो एक तरफ हम दो ही चीज़ें लेंगे, प्राइस और गुड, और प्राइस किसके द्वारा डिसाइड होगा, मार्केट के द्वारा। तो आप कहीं पर भी कुछ भी ले सकते हैं, मैं यहाँ ले रहा हूँ प्राइस, वाई एक्सिस पे मैंने ले लिया प्राइस और एक्स एक्सिस पे मैंने ले लिया है गुड्स। ओके, वाई एक्सिस पे मैंने ले लिया प्राइस, एक्स एक्सिस पे मैंने ले लिया है गुड्स। अभी देखिए, अब मान लीजिए किसी भी कीमत की जो प्राइस है वो यहाँ पर है, इसको 50 रुपये 100 रुपये कुछ भी आप मान लीजिए, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ भी आप इसको मान लीजिए, और इतने पैसे के अंदर मुझे गुड्स की जो क्वांटिटी है, जिसको बोलते हैं यूनिट, 10 यूनिट ऑफ गुड्स मुझे मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जो डिमांड और जो सप्लाई है, जो डिमांड और सप्लाई है, वो अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, डिमांड और सप्लाई, ये सप्लाई को रिप्रेजेंट कर रही हैं और ये डिमांड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अगर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पर, ये जैसे पॉइंट हो गया, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मीनिंग होता है संतुलन, कि मार्केट के अंदर ना डिमांड ज़्यादा होनी चाहिए ना प्राइस ज़्यादा होनी चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम तब आती है जब गुड्स की डिमांड ज़्यादा हो जाती है। तो गुड्स की डिमांड ज़्यादा होगी, और डिमांड कब ज़्यादा होगी, जब मार्केट में पैसा ज़्यादा होगा। पैसा ज़्यादा होगा तो गुड्स की जो कीमतें हैं वो बढ़ जाती है, यानी इन्फ्लेशन आ जाता है। ये हम आगे इत्मीनान से बहुत अच्छे से करने वाले हैं। और अगर हमारे पास गुड्स ज़्यादा है, पैसा कम है, तो उसको डिफ्लेशन वाली कंडीशन बोलते हैं। तो ये इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ये जो अच्छे से हम आने वाले वीडियोज़ में करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि कैपिटलिज्म, फ्री मार्केट इकोनॉमी, लाइसेंस फेयर पॉलिसी आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इसके जो मेंबर हैं, शुरुआत के अंदर इनिशियली 12 मेंबर्स थे, लेकिन एट प्रेजेंट ये 30 हैं। मैं लिख देता हूँ, ये 30 मेंबर जो हैं वो 2020 के अंदर है। आप इसको ध्यान में रखिएगा कि 2020 में इसमें 2020 में है। लेटेस्ट मेंबर है इसका नॉर्थ मैकेडोनिया। आप इसको माइंड में रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने की हमेशा इसमें पॉसिबिलिटी रहती है। आगे हम करेंगे सोशलिज्म के बारे में। अब सोशलिज्म आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। USSR अपना, जहाँ से हमने 5 ईयर प्लान को डिराइव किया हुआ है। अभी तो हमने 5 ईयर प्लान्स को छोड़ दिया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया ने जो 5 ईयर प्लान अप्लाई किया था वो USSR के कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड था। तो अभी हम सोशलिज्म, यानी जो सेकंड टाइप ऑफ इकोनॉमी है जो दुनिया के अंदर थी, उसके बारे में स्टडी अच्छे से करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी जुड़े हुए हैं, अंत तक जुड़े रहिएगा। एक भी जो बेकार का पॉइंट है वो नहीं किया जाने वाला है, बिल्कुल एग्ज़ाम से रिलेवेंट पॉइंट से मैं आपको करवा रहा हूं। देखिए, टाइप सेकंड,
इसको बोलते हैं सोशलिज्म। सोशलिज्म सेंट्रल, या इसको बोल लीजिए कमांड इकोनॉमी। सोशलिज्म जिसको समाजवादी, सेंट्रल केंद्रीय, या फिर कमांड इकोनॉमी। अब देखिए उसके अंदर क्या था, फ्री था, इसके अंदर क्या है, कमांड है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि गवर्नमेंट जो है वो कमांड करेगी। किसको कमांड करेगी, हमारी अर्थव्यवस्था को कमांड करेगी, उसको इंस्ट्रक्शन देगी कैसे और क्या प्रोड्यूस करना है। अब इसके बारे में, वहाँ हमने नाटो के बारे में बात की, यहाँ हम यूएसएसआर के बारे में बात करेंगे। लेकिन यूएसएसआर से मैं पहले एक पॉइंट आपको क्लियर कर दूँ, वॉर्सो पैक्ट। वॉर्सो पैक्ट का संबंध सोशलिज्म से है, समाजवाद से है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और वॉर्सो जो पैक्ट था वो 1955 में एग्जिस्टेंस में यानी अस्तित्व में आया, और जब यूएसएसआर का डिसोल्यूशन हुआ, विघटन हुआ 1991 में, तब तक ये वॉर्सो पैक्ट एज इट इज़ बना रहा। अब मैं यूएसएसआर के बारे में थोड़ा सा क्लियर कर दूं, तो ये समझ लीजिए यूएसएसआर। अब यूएसएसआर है, सोशलिज्म से जुड़ा हुआ है और एक यूनियन है। ओके, तो ये क्या होगा, द यूनियन, संघ होगा, द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, the union of, I am writing here the full form, the union of Soviet Socialist रिपब्लिक्स। इन देशों का एक ये ग्रुप था जिसको हम इस नाम से जानते हैं। अब इसकी एग्जैक्ट डेट अगर हम देखें तो क्या होगी, इसकी एग्जैक्ट डेट होगी 30 दिसंबर 1922, 30 दिसंबर 1922 को ये जो ग्रुप था उसका फॉर्मेशन हुआ, इन देशों का समूह का फॉर्मेशन हुआ। बस आप ये बात ध्यान में रखिएगा। और इसके अंदर कितनी कंट्रीज़ थी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये 15 कंट्रीज़ थी। इसके अंदर कितनी कंट्रीज़ हैं, थी, क्योंकि अब तो ये विघटित हो चुका है, डिसॉल्व हो चुका है, तो इसके अंदर 15 कंट्रीज़ हुआ करती थी। रशिया इसमें सबसे बड़ी कंट्री थी। और उसको जैसे हमने पढ़ा था, एडवोकेट किया था एडम स्मिथ ने, इसको एडवोकेट किया था कार्ल मार्क्स ने। इसको एडवोकेट किसने किया था, कार्ल मार्क्स ने। एडवोकेटेड बाय कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स ने ही, कई बार पूछ लिया जाता है कि कार्ल मार्क्स ने किस बुक में इसका एडवोकेसी किया था, इसका वर्णन किया था, तो उनकी एक बुक रही है, कार्ल मार्क्स की बुक रही है दास कैपिटल। तो ये ध्यान में रखिएगा, दास कैपिटल नामक जो बुक है वो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी हुई है। इसमें इन्होंने इसकी एडवोकेसी की थी। अब एक बार फिर हम 1922 तक जाते हैं, वहाँ लेनिन की बात करते हैं। यानी कि 1922 के अंदर लेनिन ने क्या किया था, लेनिन सजेस्टेड इन 1922, उन्होंने सजेस्ट किया कि हमें सोशलिज्म को अपनाना चाहिए। और सोशलिज्म कैसे अपनाएंगे, अगर पब्लिक सेक्टर ओनरशिप होगा। अब आप समझिए, पब्लिक सेक्टर, उन्होंने सिंपली ये नहीं कहा था कि हम सोशलिज्म अपनाइए, तो पब्लिक सेक्टर ओनरशिप की उन्होंने बात की। अब पब्लिक सेक्टर कौन होते हैं,
देखिए, पब्लिक का मीनिंग जनता, और पब्लिक सेक्टर एक तरह का क्या कह लीजिए, गवर्नमेंट कह लीजिए। अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर कीजिए, क्योंकि पब्लिक सेक्टर यानी कि सरकार की ओनरशिप होनी चाहिए। सारे जो एसेट्स हैं इनकम जनरेट करने के, उनकी ओनरशिप किसकी होनी चाहिए, पब्लिक सेक्टर की या गवर्नमेंट की होनी चाहिए। और अगर ऐसा हो तो उसे क्या होना चाहिए, मैक्सिमम सोशल वेलफेयर की तरफ हम ध्यान दें, यानी मैक्सिमम क्या हो, सोशल वेलफेयर होना चाहिए, यानी अधिकतम सामाजिक भले के बारे में हम सोचें, उसको ध्यान में रखें, ऐसा होना चाहिए, मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। अब देखिए 5 ईयर प्लान हमने यहीं से लिया है, तो आप बेहतर समझते होंगे कि इकोनॉमिक प्लानिंग या अगर 5 ईयर प्लानिंग की बात हो तो वो कौन सी अर्थव्यवस्था से रिलेट करता है, वो सोशलिज्म, सेंट्रल या कमांड इकोनॉमी से रिलेट करता है। अब जो प्राइस जो होते हैं वो वहाँ मार्केट डिसाइड कर रही थी, यहाँ प्राइस एडमिनिस्ट्रेड या डिसाइडेड, एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि यहाँ जो प्राइसेस हैं वो कौन डिसाइड करेगा, वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट ही इसके बारे में निर्णय लेगा। अब देखिए इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकला, या सिंपल वर्ड में बोलिए रिजल्ट क्या निकला। रिजल्ट क्या था, इसमें वहाँ कंपटीशन ज़्यादा था क्योंकि क्वालिटी को बेहतर करना था, और यहाँ कंपटीशन क्या है, लो कंपटीशन, लैक ऑफ कंपटीशन, लो कंपटीशन। अगर कंपटीशन लो होगा तो डेवलपमेंट कैसे होगा, टेक्नोलॉजी बेहतर कैसे होगी, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, लो डेवलपमेंट, विकास भी कम हुआ। इसलिए वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो आगे निकला, और यहाँ लो कंपटीशन होने की, इसको कई बार ग्रोथ भी बोल दिया जाता है, तो ये ध्यान में रखिएगा, ग्रोथ का मीनिंग भी विकास से, वृद्धि से आप लेंगे। ओके, तो उम्मीद करता हूँ सोशलिज्म, सेंट्रल या फिर कमांड इकोनॉमी है वो आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर हुआ होगा। इससे बाहर अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो नहीं जाने वाला है। अभी मैं थोड़ा सा और डिटेल में इसको लेकर के चलूँगा, एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब ज़रा एक बार याद कीजिए, अगर आपने जीके में NCERT के अंदर कहीं पढ़ा है तो द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अब जर्मनी का यूनिफिकेशन कब हुआ, क्या था, वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो ये इन्फॉर्मेशन रिकॉल कीजिए कि जर्मनी का यूनिफिकेशन कब हुआ। आई थिंक सभी आप रिकॉल कर पा रहे होंगे। जर्मनी का यूनिफिकेशन आप ऐसे याद रख लीजिए कि जब USSR का विघटन हुआ था, उसका डिसोल्यूशन हुआ था, तो उससे 1 साल पहले हुआ था। जर्मनी का यूनिफिकेशन जो है वो 1990 में हुआ था। अब ज़रा समझिए क्या है, ये मैंने आपके सामने एक जस्ट फॉर योर काइंड अंडरस्टैंडिंग जर्मनी को डिवाइड करना है। यहाँ एक तरफ मैं ले लेता हूँ ईस्ट जर्मनी और दूसरी तरफ ले लेता हूँ वेस्ट जर्मनी। इसको आप ऐसे समझ लिए, वेस्ट जर्मनी जो था वो नेटो की तरफ था, ईस्ट जर्मनी जो था वो USSR की तरफ था। लेकिन जो जर्मन सिटी है बर्लिन, ये बर्लिन, यहाँ पर ये ले लीजिए बर्लिन। बर्लिन जो था वो किसकी तरफ था, वो बर्लिन USSR की तरफ था। और ये जो बर्लिन का जो सिटी का जो एरिया था, इसको हम बर्लिन वॉल के तौर पर जानते हैं। किसके तौर पर जाते हैं, द वॉल ऑफ बर्लिन। ये क्या है, द वॉल ऑफ बर्लिन। यानी जर्मन सिटी जो बर्लिन है वो दोनों में था, वो ईस्ट में भी था
और हाफ उसका एरिया जो था वो वेस्ट में भी था। और ये जो एरिया था, ये देख लीजिए, ये एरिया, इसको द वॉल ऑफ बर्लिन के नाम से जाना जाता है। द वॉल ऑफ बर्लिन, ये कितने किलोमीटर का था? द वॉल ऑफ बर्लिन ये 120 किलोमीटर का था। ये एरिया 120 किलोमीटर का था। और इसका क्रिएशन कब हुआ? द वॉल ऑफ बर्लिन का 1961 के अंदर। कब बना ये? 1961 के अंदर। और ये कब कोलैप्स हुआ? कोलैप्स्ड मतलब ये कब ख़त्म हो गया? कोलैप्स्ड इन नवंबर 1989। अगर एग्जैक्ट डेट मैं आप लोगों को बताऊं तो 9 नवंबर 1989 में इसका कोलैप्स्ड हो गया, यानी वॉल ऑफ बर्लिन गिरा दी गई। और वॉल ऑफ बर्लिन के गिरते ही ये क्या कैपिटलिज्म में इंक्लूड हो गया। ओके, तो वॉल ऑफ बर्लिन जो था वो आप याद रखिएगा कब बना, कहाँ था, कैसे था, और उसका यूनिफिकेशन। अब देखिए, ये जो पूरा एरिया है इसको अभी हटा दिया गया। अब ध्यान में रखिएगा, पूरा एरिया हटा दिया गया। बर्लिन यहाँ हम रहने देते हैं। पूरा एरिया हटा दिया गया और इसको बोलते हैं यूनिफिकेशन। ईस्ट वेस्ट भी हटा दिया गया और जर्मनी जर्मनी रहा। और जर्मनी कब रहा? जर्मनी 1990 में हुआ। ओके, 1990 में जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया था। उम्मीद करता हूँ कि मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा था वो आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर हुआ होगा, क्योंकि ये चीज़ें हमें पता होनी ज़रूरी है। अब अगर हम बात करें इंडिया किस में था, तो इंडिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया जैसे जो देश थे, ब्राज़ील, यूके, वो कहाँ थे? एक वर्ड नैम आप लोगों ने सुना होगा। नैम, इसको बोलते हैं नॉन अलाइंड मोमेंट। फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, नॉन अलाइंड मोमेंट। ये +2 की पॉलिटिकल साइंस बुक में अच्छे से दिया हुआ है, नॉन अलाइन मोमेंट। अब एक तरफ तो थी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जहाँ कैपिटलिज्म था, एक तरफ था सोशलिस्ट जहाँ सोशलिज्म था, और यहाँ पर था मिक्स्ड इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी थी? मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी जिसके अंदर दोनों गुण थे, उसमें पूंजीवाद भी था, उसमें समाजवाद भी था। कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों था। कौन कौन से देश में था? तो जैसे आज भी अपने इंडिया में हम लें, यूके में हम लें, यूनाइटेड किंगडम में हम लें, पाकिस्तान में हम काउंट करें, ओके, उसके बाद हम इंडोनेशिया में ही इसको हम काउंट करें। यानी स्पेशली आप ध्यान में रखिएगा, जो इंडिया के साथ लगते हुए जो कंट्रीज हैं यूके के अलावा, वो सारे मिक्स्ड इकोनॉमी पे बेस्ड थे और आज भी हैं। ओके, तो ये तो था नैम। इसके बारे में बस आप इतना सा ध्यान में रखिएगा, ये किसी की साइड नहीं जाने वाले थे। इसकी पायनियर करने वाले इंडियन थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, वो इसमें अग्रणीय भूमिका रखते थे। फिर हम एक कर्व की बात करते हैं जिसको लोरेंज कर्व बोलते हैं, मैक्स ओ लोरेंज। इस कर्व को ध्यान से समझिए, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। जैसे आगे हम करेंगे गिनी कोएफिशिएंट और मैक्स ओ लोरेंज। अब ये हमारी गिनी कोएफिशिएंट और मैक्स ओ लोरेंज दोनों कर्व जो हैं वो इनकम इनइक्वालिटी को शो करती है। तो इसको मैं क्या लिखूं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनकम इनइक्वालिटी। अब जो आय में असमानता है उसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना है इन इक्वालिटी,
उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, मैक्स ओ लोरेंज कर्व से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब मैं इस कर्व को बना के दे देता हूँ। इसमें से जो सबसे बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट, उसके अलावा कुछ नहीं आता, वो मैं बताता हूँ। देखिए, एक तरफ आप इनकम ले लीजिए, चाहे वो वाई एक्सिस पे ले लीजिए या एक्स एक्सिस पे ले लीजिए, ये अपना है ओरिजिन। और एक तरफ आप पॉपुलेशन ले लीजिए, क्योंकि इनकम का जो बंटवारा है वो किस में होगा, वो पॉपुलेशन में होगा। और संतुलन की अवस्था ना तो यहाँ हो सकती है, इनकम ज़्यादा होगी तब भी नहीं हो सकती है, यानी इनकम साइड में ज़्यादा हो जाए और इनकम कम हो जाए और पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाए तब भी नहीं होगा, और इनकम ज़्यादा हो जाए पॉपुलेशन कम हो जाए तब भी नहीं होगा। संतुलन की अवस्था कहाँ होगी, संतुलन की अवस्था हमें यहाँ सेंटर में मिलेगी। बिल्कुल स्ट्रेट लगा लीजिएगा, मैं स्ट्रेट कर देता हूँ इसको, बिल्कुल यहाँ पर सेंटर में होगी, पॉइंट ओ पर, ओरिजिन पर होगी, ओरिजिन से समझ लीजिए। और ये होगा 45 डिग्री का एंगल बनाएगी ये लाइन। अब जब ये 45 डिग्री का बनेगा तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये जो रे है ये क्या है, 45 डिग्री। अब 45 डिग्री लाइन जो है इसका मीनिंग क्या हुआ, इक्वलिटी। लाइन मीन्स इक्वलिटी। इक्वलिटी और किसके बीच में, जनसंख्या और आय के बीच में, इनकम के बीच में इक्वलिटी अगर एक देश में मिलती है तो उसको कौन रिप्रेजेंट करता है, मैक्स ओ लोरेंज। और इसको क्या बोलते हैं, लोरेंज कर्व बोलते हैं। तो अगर आप इस बात को अगर एग्ज़ाम में देखें कि लोरेंज कर्व किसको इंडिकेट करता है, रिप्रेजेंट करता है, तो वो इनकम की इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। आपको इसके साथ साथ मैं एक कर्व और करवा रहा हूँ जिसको गिनी कोएफिशिएंट बोलते हैं। अब देखिए, कोएफिशिएंट के अंदर क्या होगा, इसमें हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया, उसमें हम न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, यानी नंबर्स में हम 0 1 में जो इनकम है उसको शो करेंगे। आई एम टू चेंज माई मार्क। अब गिनी कोएफिशिएंट के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। देखिए, गिनी कोएफिशिएंट, गिनी कोएफिशिएंट ये एक अपनी कर्व होती है। इस कर्व के अंदर क्या होता है, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनकम इनइक्वालिटी। जैसे मैंने पहले ही बताया था, उसमें क्या था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था, इसमें न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनकम इनइक्वालिटी, यानी कि आय में जो असमानता है उसको हम नंबर में शो करेंगे, नंबर में शो करेंगे। जैसे मैंने अभी अभी आपको क्लियर किया था, अगर मैं 0 डिग्री की लाइन लेता हूँ, वहाँ 45 डिग्री लिया था, तो 0 डिग्री का मीनिंग होगा इक्वलिटी, इक्वलिटी, ओके, समानता। अगर मैं 1 डिग्री की लाइन ले लेता हूँ, 1 डिग्री का इसमें मीनिंग होगा इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी। बस आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना समझ लीजिए कि 0 डिग्री गिनी कोएफिशिएंट के अंदर इक्वलिटी को रिप्रेजेंट करता है, 1 डिग्री इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है। इसमें से ही अगर गिनी कोएफिशिएंट में से कोई क्वेश्चन अगर कोई पूछेगा तो वो डायरेक्ट इसी के बारे में पूछा जाता है। ये मैं आपको बिल्कुल रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन बता चुका हूँ। अभी हम थोड़ा सा करंट अफेयर के भी बारे में बात कर लेते हैं, और करंट अफेयर जो पर कैपिटा इनकम है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, मैं यहाँ सॉरी इसको वी वर not studying about types of economy. Now we are going to study about per capita income countries. Per capita
इनकम कंट्रीज। पर कैपिटा इनकम कंट्रीज का मीनिंग होगा प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम कंट्रीज। अब अगर आप लोगों ने कभी भी पहले इकोनॉमिक्स को स्टडी किया है तो जीडीपी, जीएनपी, जीएनआई, कुछ इस तरीके का टर्म्स को स्टडी किया होगा। और ये जो है मैं बिल्कुल अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख रहा हूँ 2022 की। अब हम पर कैपिटा इनकम को कैसे मापते हैं, इसको मापता कौन है, ये सबसे बेसिक से क्वेश्चन है जो हमें पता होनी चाहिए। इसको मापने वाला सबसे पहले मैं बता देता हूँ वर्ल्ड बैंक है। कौन है? द वर्ल्ड बैंक। आप अपने नोट्स साथ साथ बनाते रहिएगा। वर्ल्ड बैंक एक मेथड का यूज़ करता है जिसको बोलते हैं द एटलस मेथड। द एटलस मेथड। वर्ल्ड बैंक यूजेस द एटलस मेथड। एटलस मेथड का यूज़ करता है किसके लिए? टू कैलकुलेट पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम। और पर कैपिटा इनकम कैसे मापी जाती है? वो जीएनआई से मापी जाती है। ओके, जीएनआई से मापी जाती है, जिसको ग्रॉस नेशनल इनकम बोलते हैं। मैं इसके साथ साथ यहाँ लिख रहा हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ग्रॉस नेशनल इनकम यानी सकल घरेलू कह लीजिए, राष्ट्रीय कह लीजिए, आय। ओके, सकल राष्ट्रीय आय ऑफ, इसके अंदर कितनी कंट्रीज इंक्लूड होती है? 189 कंट्रीज। 189 कंट्रीज में स्टडी करता है और फिर वहाँ से जो डेटा निकल करके आता है उससे जीएनआई होती है। और जीएनआई जो है ग्रॉस नेशनल इनकम, उससे डिसाइड होता है कि कौन सा कंट्री किस कैटेगरी के अंदर आता है। अब अगर हम जीएनआई के बारे में बात करें तो जीएनआई क्या है? जीएनआई जो है वो ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा है और वो वैल्यू है जो फाइनल इनकम है किसी भी इंडिविजुअल की। यानी कि एक देश का वासी है, मान लीजिए मैं हूँ, ये आप हैं, और आपकी इनकम की जो फाइनल जो वैल्यू है, एक देश के सिटीजन की इनकम की फाइनल जो वैल्यू है उसको बोलते हैं जीएनआई। ओके, और वो जीएनआई कैसे डिवाइड किया जाता है? वो जीएनआई एक देश की पॉपुलेशन से डिवाइड किया जाता है। तो अगर मैं जीएनआई को आपको बताऊं तो फाइनल वैल्यू क्या है? फाइनल वैल्यू ऑफ अ सिटीजन्स इनकम, ओके, डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन होता है उसके द्वारा ये डिवाइडेड होती है, तब हमारे सामने क्या आ जाता है? जीएनआई आ जाता है। आने वाले वीडियो में जब मैं आपको जीडीपी, जीएनपी करवाऊंगा तब हम ये और अच्छे तरीके से करेंगे। आपको जो मैंने बताया वो आगे जब भी क्लास होगी तब सीखने में आपको हेल्पफुल रहेगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये रहेगा। अभी हम कंट्रीज़ का डिवीज़न देख लेते हैं। हाई इनकम कंट्रीज़, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे स्पेस की ज़रूरत पड़ने वाली है। अभी हम स्टडी करेंगे हाई इनकम कंट्रीज़, मिडिल इनकम कंट्रीज़ और लो इनकम कंट्रीज़। और जब हम एक कंट्रीज़ के स्टेटस की बात करें, जीएनआई की बात करें, तो ये मेजरमेंट किस में होता है? कौन सी करेंसी में होता है? ऑफ कोर्स डॉलर में होता है। तो आप यहाँ लिखिए अपने नोट्स में एक तरफ हाई इनकम कंट्रीज। ओके, उसके बाद क्या आएगा? मिडिल इनकम कंट्रीज, उसके बाद में लो इनकम कंट्रीज। तो मैं सिंपली यहाँ पर क्या लिखूँगा? मिडिल इनकम कंट्रीज को आप समझ लीजिएगा।
और यहाँ पर क्या लिखूँगा, लो इनकम कंट्रीज, यानी इनके साथ कंट्रीज तो ऑलरेडी है। ओके, मैं राइट कर देता हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को ना रहे। ओके, तो आप ज़रा इनको समझिएगा। हम अब किस तरीके से इनकम को बताने वाले हैं कि एक इंडिविजुअल के पास कितने डॉलर होने चाहिए, उसकी एनुअल इनकम क्या होनी चाहिए। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये एनुअल कैलकुलेशन होता है, कितने डॉलर होने चाहिए कि वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आए। अब देखिए, अगर डॉलर की अगर हम बात कर लें, ये डॉलर का साइन है, $12,696 $12,696 एंड अबो एनुअली। ये याद रखिएगा, एनुअली मैं बार बार शायद ना लिखूँ कि ये जो पर कैपिटा इनकम जो है या जीएनआई है वो एनुअली कैलकुलेट की जाती है। तो अगर एनुअली कोई भी सिटीज़न $12,696 या उससे ज़्यादा की इनकम जनरेट कर रहा है तो उसको हाई इनकम कैटेगरी के अंदर इंक्लूड किया जाता है, शामिल किया जाता है। मिडिल इनकम में देख लीजिए, $1,046 से $12,695 एनुअली इसके साथ आप इंक्लूड करके चलिएगा। ओके, यहाँ कितना था, 12,696 और वहाँ 1,046 से 12,695। अब लो इनकम क्या होगा, इससे कम होगा। लो इनकम, ये अपने पास एक नंबर आ गया, ये कितना हुआ, 1,045, इससे कम होगा एंड लेस, या फिर इससे कम 1,045 या उससे कम एनुअली अगर कहीं इनकम है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लो इनकम कंट्रीज। अभी यहाँ से एक और कंट्रीज बनता है, एक तरह का और लेवल बनता है, और यहाँ से एक तरह का और लेवल बनता है। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि मुझे थोड़ी स्पेस की ज़रूरत है और मैंने वो इरेज किया था। अब यहाँ पर हमारे सामने आता है, देखिए, अपर मिडिल क्लास या अपर मिडिल कंट्रीज, यानी ऐसे वर्ग, ऐसी कंट्रीज, ऐसा क्लास जो अपर मिडिल है। और ये क्या है, इन दोनों से मिलकर के बन गया लोअर मिडिल कंट्रीज। ओके, लोअर मिडिल कंट्रीज, वो लो इनकम था तो उससे थोड़ी सी ज़्यादा इनकम वाली एक ग्रुप और हमने जनरेट कर लिया है। आप इत्मीनान रखिए, हम इंडिया के बारे में भी आगे आने वाले अभी कुछ ही पल के अंदर पता लगाएंगे कि इंडिया किस में आता है और कितनी कंट्रीज हैं वो लो इनकम में आती है, क्योंकि इनके बारे में ज़्यादा हमें करने की ज़रूरत नहीं, अपने इंडिया के बारे में पता होना चाहिए और लो इनकम कंट्रीज के बारे में। तो अभी बस थोड़ी सी आप इंतज़ार कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ अगर हम बात करें तो इसका एक हम बिल्कुल मिडिल वाला, उससे थोड़ा सा कम वाला पोर्शन हम ले लेते हैं। देखिए, अगर मैं $4,096, डॉलर वाला साइन शुरू में ज़रूर लिखिएगा, $4,096 से यहाँ तक चला जाऊँ $12,695 तक, $12,695 तक, तो वो अपर मिडिल क्लास कंट्रीज में हम काउंट करते हैं। ओके, तो वो किस में काउंट करते हैं, अपर मिडिल क्लास कंट्रीज में। कौन काउंट होंगे, वो कंट्रीज जो $4,096 से $12,695 तक वो अर्निंग कर रहे हैं, एनुअली जनरेट कर रहे हैं, तो उसको अपर मिडिल क्लास में हम इंक्लूड करते हैं, क्योंकि 12,696 तो किस में इंक्लूड हो जाता है, वो हाई इनकम कंट्रीज में
अपने आप शुमार या क्या हो जाता है, इंक्लूड हो जाता है। अब देखिए ज़रा, एक नंबर अब एज इट इज़ हमने ये लिया, तो एक नंबर मैं एज इट इज़ यहाँ से बेस पॉइंट लूँगा। यहाँ से क्या लूँगा, मैं बेस पॉइंट ले लूँगा। और बेस पॉइंट लेकर के मैं किसकी तरफ जाऊँगा, मैं बेस पॉइंट लेकर के इससे एक नंबर कम में चलूँगा, एक नंबर कम में मैं चलूँगा। जैसे सॉरी, मैं बेस पॉइंट ये लूँगा, बेस पॉइंट ये लूँगा, क्योंकि मैं यहाँ से क्या ले रहा हूँ, अगर मैं ये लेता हूँ तो वो इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो मैं बेस पॉइंट ये लूँगा $1046। बेस पॉइंट मैंने ये ले लिया, और बेस पॉइंट लेने के बाद मैं कहाँ जा रहा हूँ, 4095, क्योंकि 96 लेती तो अपर मिडिल क्लास में आ जाएगा। तो आपको कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं लेना है, इत्मीनान से समझिए, अपने नोट्स बनाइए, बिल्कुल अपडेटेड है। ओके, तो आप समझ गए होंगे, बेस मैंने ये लिया क्योंकि मैं मिडिल में आ रहा हूँ। अगर मैं 45 लेता तो वो क्या हो जाता, वो लो इनकम में आ जाता, मुझे उससे थोड़ा सा हायर स्टैंडर्ड में शो करना है। अगर मैं 96 लेता तो मैं यहीं इंक्लूड हो जाता, इसलिए मैंने यहाँ से क्या लिया है, एक पॉइंट कम लिया है, 95 लिया है। अब इंडिया की जो अगर हम देखें तो इंडिया कहाँ शुमार होता है, इंडिया यहाँ शुमार होता है, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ के अंदर इंडिया अपने आप को काउंट करता है। तो इंडिया कहाँ है, इंडिया यहाँ है। आप याद रखिएगा, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ में इंडिया आता है। और इंडिया के पर सिटीज़न की अगर हम औसत देखें तो आपको याद रह जाएगी, वो ऑलमोस्ट इतनी, अप्रोक्सीमेट 2000 है, बिलो 2000 है, लेकिन अबो 2000 नहीं है। $1947, डॉलर साथ में रख सकते हो आप, डॉलर साथ में ही रखना। तो इंडिया जो है वो लोअर मिडिल क्लास कंट्रीज़ में अपने आप को शुमार करता है। अब मैं यहीं एक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, दुनिया के ऐसे कितने देश हैं जो लो इनकम कंट्रीज़ के अंदर आते हैं। दुनिया के ऐसे 27 कंट्रीज़ हैं, मैं यहाँ ये लिख रहा हूँ, देखिए ध्यान में रखिएगा, 27 कंट्रीज, दुनिया के 27 कंट्रीज ऐसे हैं जो अपने आप को लो इनकम कंट्रीज़ की लिस्ट में पाते हैं, जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा एनुअली पब्लिश की जाती है, जिसमें मैंने आपको पहले बता दिया 189 कंट्रीज़ होती है, और जिसमें GNI को कैलकुलेट किया जाता है। तो ये था आज का अपना टॉपिक, जिसमें हमने बहुत सारी अच्छी इकोनॉमिक्स टर्म्स के बारे में कि इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है, टाइप्स ऑफ एन इकोनॉमी हमने पढ़ा, नेम हमने देखा, और इसके साथ साथ लॉरेंज कर्व, मैक्सवेल लॉरेंज के बारे में हमने पढ़ा, इन कोएफिशिएंट के बारे में हमने पढ़ा, और एक जो सबसे लास्ट पॉइंट था जो आप देख भी पा रहे होंगे, पर कैपिटा इनकम कंट्री जो GNI पर बेस्ड होता है, उसके बारे में हमने अच्छे से स्टडी किया। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव इंटरेक्टिव ये रही होगी। आने वाले वीडियो इससे भी बेहतरीन होने वाले हैं। आप मेरा जो मनोबल है वो बनाए रखिए, मुझे मोटिवेट करते रहिए, और आपको मैं किसी भी तरह की परेशानी किसी भी तरह के एग्ज़ाम में नहीं आने दूंगा, ये मेरा एश्योरेंस है। थैंक यू वेरी मच।